हेलो एवरीवन, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है आप सभी का। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है तो देश स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है। आज अपन 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस सभी की हमारे व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है और उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। उसी में एक क्लासिफिकेशन का एक पार्ट और अटैच हो गया था, रिमेनिंग रह गया था। उसमें था कि जब CX बॉन्ड में हेलोजन sp2 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा हो। sp2 संकृत कार्बन से क्या हो, सीधा जुड़ा हो। देखो बेटा, इसमें दो पार्ट हैं। पहला आपके पास पार्ट है वो है विनाइल या वाइनिल, विनाइल हैलाइड, और दूसरा इसका पार्ट है, उसके अभी बताएंगे आपको। पहले विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु होता है, हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकृत कार्बन से अटैच होता है। हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकृत, ये आपका हेलोजन परमाणु है। यहां आप इस कार्बन को देखेंगे बेटा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तो कितने हो गए, 3। और 3 होते ही कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण हो गया। और जैसे ही sp2 संकरण होता है तो उस sp2 संकरण होता है, हेलोजन अगर उससे अटैच हो जाता है तो इसे आप क्या कहते हैं बेटा, वाइनिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप वाइनिल हैलाइड। जैसे और एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये आपके पास वाइनिल हैलाइड का एग्जांपल है। और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपके पास और एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो अगर यहां अटैच हो तो इसे भी आप क्या कहेंगे बेटा, वाइनिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे भी आप वाइनिल हैलाइड कहेंगे। इसके बाद दूसरा जो है इसका पार्ट वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसे हेलो एरिन भी कहते हैं। और एरिल हैलाइड में क्या होता है, जब हेलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक एरिल वलय से जुड़ा हो, एरोमेटिक एरिल वलय से जुड़ा हो। और मैंने कल भी आपको बताया था बेटा कि बेंजीन से जब आप एक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो जो रिंग बनती है या सब्स्टिट्यूट बनता है उसका, उसे आप एरिल कहते हैं या फेनिल कहते हैं। तो इसमें अगर अपन ने सीधा यहां अटैच कर दिया एक्स हेलोजन, तो ये हेलोजन आप देखिए बेटा सीधा बेंजीन वलय के साथ अटैच है। और बेंजीन में मैंने कल भी आपको बताया कि इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है, इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है। तो जब हेलोजन सीधा एरिल वलय के साथ
फेनिल वलय के साथ, एरोमेटिक फेनिल वलय के साथ या एरोमेटिक एरिल वलय के साथ जुड़ा रहता है तो इसे आप क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका एरिल हैलाइड कहलाता है। तो ये इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण था जो उनकी कार्बन की संख्या के आधार पर था। फिर अपन ने बाद में देखा तो दूसरा मैंने क्लासिफिकेशन संकरण के आधार पर, जिसमें sp3 संकरण था, वह sp3 संकरण में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला था। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड कह रहे थे अपन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो एलिलिक हैलाइड था, जिसमें एक sp3 से हेलोजन अटैच था, पास वाला sp2 था, और तीसरा बेंजाइलिक था जिसमें हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन जिसमें sp2 आता है, जब सीधा sp2 से अटैच हो, रिंग वगैरह न हो और सीधा sp2 से हो तो उन्हें आप विनाइल हैलाइड कहते हैं, वाइनिल हैलाइड कहते हैं। और साथ में ही दूसरा एरिल हैलाइड, जब हेलोजन सीधा एरिल वलय के साथ जुड़ा रहे। तो ये तो था आपके पास इनका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से सभी कंपाउंडों की केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे। तो जब क्लासिफाइड, जब उनको कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग या उनकी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, अब फिर उसके बाद उसका होता है नोमेनक्लेचर, उसका होता है नामकरण, उसका नाम लिखा जाता है। यानी कि अपन सीधा कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अपन उसका नाम लिखते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्किल हैलाइड है ये अपने सामने आ गए। अब इनका नाम कैसे लिखा जाता है? और नाम लिखने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे अपन बच्चे का जो भी होता है घर पे वाला नाम लिख देते हैं, एक तो कॉमन नेम जिसे कहते हैं, निक नेम कह सकते हो आप, और साथ में ही उसका एक स्कूल वाला फेमस नाम होता है जो जिससे वो फेमस हो जाता है। तो ऐसे ही जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो कॉमन नेम और एक होता है उनके IUPAC नेम। तो देखिए बेटा, एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड का नामकरण, नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण, एल्किल हैलाइड का नामकरण कि इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया नामकरण आप दो तरीके से लिखेंगे, एक तो साधारण, साधारण नाम, घर वाला नाम, साधारण भाषा वाला नाम, और दूसरा होता है IUPAC, IUPAC पद्धति से जो नाम दिया जाता है। तो साधारण जो नाम होता है वो मैं आपको बता दूं बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड को छोड़कर लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जो नामकरण होता है वो एक ही साधारण तरीके का नामकरण की बात कर रहा हूं। IUPAC नामकरण सभी का, IUPAC की जो नाम पद्धति है उसी के आधार पर होता है। साधारण नाम की मैं बात कर रहा हूं, कॉमन नाम की बात कर रहा हूं। तो जो कॉमन नाम नेम होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड को छोड़कर सभी जो अन्य कंपाउंड्स होते हैं उनका एक आसान तरीके से नाम लिखा जाता है, जिसमें साधारण नाम जब भी लिखना होता है आपको, किसी भी एल्किल हैलाइड का जब भी साधारण नाम लिखता है तो एल्किल जो हैलाइड होते हैं उनको अपन साधारण भाषा में RX कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? RX, एल्किल हैलाइड। तो R जो होता है इसमें वो होता है एल्किल समूह। क्या होता है बेटा? ये एल्किल समूह होता है R आपके पास एल्किल समूह होता है, जबकि X जो होता है वो होता है आपका हैलाइड। X क्या होता है बेटा? वो आपका हैलाइड होता है। तो देखिए यहां R को एल्किल समूह है प्लस हैलाइड, मतलब आप एल्किल समूह का नाम लिख देंगे और प्लस हैलाइड का नाम लिख देंगे तो आपके पास उसका क्या हो जाएगा बेटा? साधारण नाम हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा बेटा? साधारण नाम। तो अब देखिए बेटा, अपन उनके साधारण नाम लिखते हैं। देखिए CH3Cl, यहीं से अपन प्रारंभ करते हैं CH3Cl। तो आप देखिए बेटा, यहां एक हैलाइड जो है क्लोराइड है, जबकि यहां एक समूह आपको दिख रहा है
जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, CH3 जो समूह होता है उसे कहा जाता है मेथिल। कौन सा समूह कहा जाता है? मेथिल। ये मेथिल समूह है तो इसका नाम हो गया साधारण मेथिल, साधारण नाम हो गया इसका मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम क्या हो गया बेटा इसका? मेथिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। ऐसे ही अपन आगे बढ़े, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। तो अब देखिए बेटा, ये आपके पास आपको दिख रहा है, अपन मैं समूहों की बात कर रहा हूं बेटा, एक बार सीखना है, एक बार ध्यान देंगे सभी बच्चे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो एल्किल समूह है उसी के नाम के आधार पर, उसका साधारण नाम है क्या, उसी के आधार पर नाम लिखते हैं। एक बार आप इस कक्षा को आसानी से अगर सीख लेंगे तो आपको आगे भी जो अपने कंपाउंड्स हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक बार आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको संकरण के समय भी कह रहा था और मैं हर क्लास में कहूंगा कि एक एक बार आप इन चीजों को एक बार क्लेरिफाई, इनका बेसिक चीजें सीख ले तो फिर पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं समस्या नहीं आती है। तो ये जो समूह दिख रहा है, अब मेथिल के बाद में अगला होता है 2 कार्बन वाला जो होता है उसे आप कहते हैं एथिल। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। क्या हो गया जी? एथिल क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? ये एथिल क्लोराइड हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं CH3 CH2 CH2 Br, अब की बार मैंने Br ले लिया। तो देखिए बेटा, यहां आपको फिर से दिख रहा है ये 3 कार्बन का समूह यहां दिख रहा है जो ब्रोमाइड के साथ अटैच है, और इस 3 कार्बन को मेथिल, एथिल और 3 को कहते हैं बेटा प्रोपिल। तो इसका नाम हो गया क्या? प्रोपिल, प्रोपिल ब्रोमाइड। साधारण नाम हो गया इसका प्रोपिल ब्रोमाइड। साधारण नाम हो गया इसका प्रोपिल ब्रोमाइड। अपन आगे बढ़े, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब आप देख रहे होंगे बेटा, यहां आपको एक 4 कार्बन की श्रृंखला जिसके साथ आपका जो हेलोजन है क्लोरीन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड इसके साथ क्या है बेटा? अटैच हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 4 कार्बन की हो गई। मैं फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, सभी 4 कार्बन की है तो 4 कार्बन को अपन कहते हैं बेटा ब्यूटिल। क्या कहते हैं बेटा? ब्यूटिल। और ये स्ट्रेच चेन है, मैं अभी आने वाला हूं, जिनको आप सोच रहे हैं उन पे अभी आने वाला हूं मैं। ये ब्यूटिल क्या है? ये ब्यूटिल, और इसका नाम हो गया फिर ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड ये इसका साधारण नाम है, मैं कह सकता हूं कॉमन नेम है इनके, कॉमन नेम, साधारण वाला नाम, घर वाला नाम, ये कॉमन नेम है, इसका नाम आ गया ब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? इसका नाम ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो जो ब्यूटिल क्लोराइड मैंने अभी लिखा उसी में देखना आप, CH3 CH2 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 Br, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड लिख दिया मैंने, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब देखो, इसी ब्यूटिल को मैं दूसरे रूप बनाता हूं, इसी ब्यूटिल के CH3 CH3 CH2 Br, ये एक और बना दिया मैंने। इसी में मैंने CH3 CH2 CH Br CH3, और मैंने एक और बना दिया इसमें CH3 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 और Br। आप देखेंगे ये मैंने आपके सामने उसी ब्यूटिल के 4 रूप और बना दिए आपके सामने, आप देख रहे हैं बेटा। देखिए, मैं आपको, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म का एक ही लक्ष्य है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति तक विद्यार्थी बैठे हैं, जो देहात गांव ढाणी में बैठे हैं, उन तक
कैसे एजुकेशन को पहुंचाना है, ये इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। मैं रमेश प्रजापत लगातार आपको रसायन विज्ञान के नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे अवगत कराता रहूंगा। तो मेरी आपसे और आपके सभी जो पढ़ने वाले मित्र हैं, खास सहयोगी है, रिश्तेदार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाएं। जरूर आपको बहुत अच्छा मटेरियल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और भी 10th लेवल का भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको प्राप्त होगा। तो आइए बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के बिहाफ से या प्रतियोगी परीक्षाओं के बिहाफ से बहुत अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं। यहां आपके सामने लिखा हुआ है ब्यूटिल। अब आप कहोगे कि सर ये ब्यूटिल ही ब्यूटिल है सारे, क्या है ऐसा अलग इनमें? देखो बेटा, आपको देखने को मिलेगा। ये जो ब्यूटिल है इसको मैंने लिख दिया ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या लिख दिया इसको? ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसे ब्यूटिल ब्रोमाइड कह दिया मैंने, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब ये भी तो ब्यूटिल ही था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, एक साइड चेन के रूप में मेथिल समूह लगा दिया। तो बेटा देखो, सुनो, जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में किसी भी छोर से, इधर से चाहे इधर से, किसी भी छोर से दूसरे कार्बन पर जब एक मेथिल समूह, दूसरे कार्बन पर जब एक मेथिल समूह साइड चेन के रूप में, शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में आता है, तो उसे नाम दे दिया जाता है बेटा एक आइसो। उसे नाम दिया जाता है बेटा आइसो। और ये जो आइसो शब्द मैंने बोला, ये समावयवियों में आपस में विभेद करने का तरीका होता है, इनके लिए उपयोग इनको किया जाता है। तो देखिए बेटा, जब ऐसा हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है आइसो। क्या वर्ड नाम दिया जाता है बेटा? जब ब्रांच के रूप में दूसरे कार्बन पर आ जाता है मेथिल समूह, तो उसे नाम दिया जाता है आइसो। तो अगर अपन बात करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे बेटा आइसो, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आगे बढ़े तो देखिए बेटा, यहां आपको देखने को मिल रहा है कि आइसो नहीं है। कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें साइड में कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये आइसो तो नहीं है। अब जब स्ट्रेट चेन हो जाती है ना, उसको नाम अपन क्या कर देते हैं बेटा? एन, नॉर्मल नाम दे देते हैं उसको, साधारण। एन ब्यूटिल है, साधारण मतलब स्ट्रेट चेन है, कितनी लंबी हो, स्ट्रेट चेन है। आइसो जब ब्रांच आ जाती है दूसरे नंबर पे, तो उसको आप नाम दे देते हैं आइसो। और अगर अपन बात करते हैं, तीसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये न तो आइसो है, न ये आपको नॉर्मल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या होता है? अब अपन यहां ऐसा जब केस आता है, तो उसमें आप कार्बन की डिग्री देखते हैं कि कार्बन कितने डिग्री का है, कितने डिग्री के कार्बन से जो आपका क्रियात्मक समूह है या जो प्रतिस्थापी समूह है वो जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहां अगर अपन बात करेंगे तो ये कार्बन कितने डिग्री का है? ये कार्बन 2 डिग्री का है, क्योंकि ये 2 कार्बनों से घिरा हुआ है, तो 2 डिग्री का कार्बन है। मैंने कार्बन की डिग्री आपको बताई। तो ये क्या हो गया? द्वितीय कार्बन, और द्वितीय कार्बन से क्या जुड़ा है? द्वितीय कार्बन से ब्रोमाइड जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या हो गया कि द्वितीयक है और ब्यूटिल है। समझना बेटा, बहुत आसान शब्दों में। कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती नहीं है, रटना पड़ता है। मैं बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको बता रहा हूं। द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अब यहां देखिए आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड, इसमें ये न तो स्ट्रेट चेन है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, न ये आइसो है, क्योंकि देखो आइसो में यहां ब्रांचें, 2 टाइप की ब्रांचें निकल कर आ गई, तो ये आइसो भी नहीं है। अब आइसो नहीं है तो फिर क्या है? फिर ये डिग्री के अकॉर्डिंग ही होता है ऐसा। तो अगर अपन बात करेंगे बेटा, यहां भी इसकी आप डिग्री देखेंगे ना, तो ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री का कार्बन है? और 3 डिग्री कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो आप इसे क्या कहेंगे?
इसे आप कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, जो 1-2 साल पहले आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था, उसमें ये लिखा था कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। उसका ये आपको केवल एक लाइन लिख के दी थी, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब देखो बेटा, दूसरा मैं और बताऊं आपको, CH3 CH2 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 Cl, ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन क्लोरीन के रूप के साथ, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया CH3 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 CH2 Cl। देखिए बेटा, जब आपके पास स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, वो कितने कार्बन की हो, मेथिल से होती है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, तो ये 5 कार्बन की है, सीधी चेन है, कोई शाखा नहीं है, तो ये हो गया पेंटिल। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको, पेंटिल। तो ये हो गया आपके पास एन पेंटिल क्लोराइड, ये एन पेंटिल क्लोराइड हो गया, ये एन पेंटिल क्लोराइड हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं तो यहां आपको दिख रहा है कि 2 नंबर के कार्बन पर एक मेथिल समूह जब आ जाता है तो उसे आप नाम दे देते हैं आइसो। तो ये क्या हो गया, आइसो पेंटिल क्लोराइड, या आइसो पेंटिल क्या हो गया बेटा, आइसो पेंटिल क्लोराइड हो गया। अब नीचे आ जाइए आप, तो जब नीचे आप देखेंगे यहां तो आपको दिख रहा है कि न तो ये आइसो है, न ये तृतीयक भी नहीं है, तो न कोई सेकेंडरी है, ये तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां 1 डिग्री से तो अटैच है। लेकिन जब ऐसा होता है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला के, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जब किसी भी कार्बन श्रृंखला के किसी भी छोर से, इस छोर से चाहे इस छोर से, किसी भी छोर से सेकंड नंबर के कार्बन पर जब 2 आपके मेथिल समूह है, जब 2 मेथिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में रहते हैं, जब 2 मेथिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में रहते हैं, तो उसे आप नया नाम देते हैं नियो, उसे नाम दिया जाता है बेटा नियो। क्या नाम दिया जाता है, तो ये आपके पास हो गया नियो पेंटिल, सभी पेंटिल हैं, नियो पेंटिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेटा नियो पेंटिल क्लोराइड। तो मैं आपको बता दूं कि ये एन नॉर्मल हो चाहे आइसो हो, और ये नियो, ये जो तीनों शब्द आते हैं नॉर्मल, आइसो और नियो, ये तीनों जो शब्द होते हैं, ये तीनों शब्द आपके पास समाविवियों में विभेद करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सब पेंटिल क्लोराइड ही हैं। लेकिन इनमें जो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच में जो शाखाएं या ब्रांच अटैच हो रही है स्ट्रेट चेन के साथ, उसके आधार पर इनके नाम, तो ये नियो, आइसो और पेंटिल, नॉर्मल, आइसो और पेंटिल, ये जो आइसोमर होते हैं उनमें डिफरेंस, समाविवियों में डिफरेंस करने का काम होता है। अब ये तो साधारण नाम हो गया इनका, मैंने आपको बताया कि ये इनका साधारण नाम अपन ऐसे लिखते हैं, जिसमें आइसो, नियो और ये सब मैंने बताया तृतीयक, द्वितीयक, ब्यूटिल, नॉर्मली वे में। अब जो आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी जो नामकरण होता है उसमें क्या होता है, देखिए आप, आईयूपीएसी जो नामकरण होता है उसमें क्या होता है, देखो बेटा, आईयूपीएसी जब भी किसी कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सर्वप्रथम आप एक कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करते हैं, कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और वो कार्बन श्रृंखला जो होती है वो लंबी होती है, और साथ में लंबी न भी हो
तो उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की अगर अपन बात करें उसमें अटैच होने चाहिए, यानी ऐसी कार्बन श्रृंखला का अपन सर्वप्रथम चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह हो, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और साथ में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह है वो भी हो, तो उस कार्बन श्रृंखला में उनका चयन कर लेते हैं और फिर उसके बाद चयनित कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग का भी जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को नंबर देंगे, क्रियात्मक समूह के बाद आप बहुबंध को देंगे, और सबके बाद आप नंबर देते हैं प्रतिस्थापी को। किसको नंबर देते हैं बेटा? प्रतिस्थापी का लास्ट में नाम लिखते हैं, उसको नंबर देते हैं। नंबरिंग नाम क्या? उसको नंबरिंग, क्रमांकन उसका लास्ट में किया जाता है। तो अभी मैं जब करूंगा तो आपको पता चल जाएगा नामकरण कैसे किया जाता है, पर मैंने एक मोटे मोटे तौर से ये नामकरण अगर आपको पढ़ना है, ये पढ़ने को आपको मिलेगा जो 11th का पोर्शन है उसमें डिटेल रूप से जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी जो नामकरण है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसकी क्लासें आपको अलग से मिल जाएगी। यहां ये चैप्टर चल रहा है तो मेरा बताना मुनासिब हो गया था कि इनको कॉमन नेम कैसे लिखेंगे और इनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो अब आगे बढ़े अपन, तो इनका आईयूपीएसी नेम देखो बेटा, CS3Br, CS3Br। जब भी मैंने आपको बताया कि जब आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो कार्बन श्रृंखला का चयन, आप यहां देख रहे हैं एक कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, कितने कार्बन की है? एक कार्बन की श्रृंखला। अब एक कार्बन की श्रृंखला है और ये कार्बन एकल बंधी है, कार्बन कार्बन दो कार्बन तो है ही नहीं, तो कार्बन ये एकल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो एल्केन होता है। तो ये एक कार्बन की एल्केन है और एक कार्बन की जो एल्केन होती है उसे आप मेथेन कहते हैं, और साथ में इसके जो हेलोजन होता है वो एक प्रतिस्थापी समूह होता है, तो प्रतिस्थापी के रूप में काम आता है। तो देखिए यहां आपके पास ब्रोमीन और CS3, तो जब इनको आप प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग लेते हैं तो इनका नाम लिखा जाता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये नाम इनके लिखे जाते हैं। तो ये प्रतिस्थापी, और जब भी नाम लिखना होता है तो प्रतिस्थापी को सर्वप्रथम लिखते हैं, फिर उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखी जाती है, फिर उसके बाद में बहुबंध लिखा जाता है, और फिर अगर क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न होता है। और प्रतिस्थापी का हमेशा पूर्वलग्न प्रीफिक्स काम में आता है, जबकि जो क्रियात्मक समूह होता है उसका सफिक्स अनुलग्न काम में आता है। तो देखिए यहां CS3Br, तो ये हो गया इसका नाम ब्रोमो, एक कार्बन की एल्केन है तो ब्रोमो मेथेन, ये ब्रोमोमेथेन हो गया का आईयूपीएसी नाम। अब अगर अपन बात आगे बढ़ा रहे हैं CS3CH2Pr, ये दूसरा, तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि ये कार्बन श्रृंखला आपने सेलेक्ट कर ली। अब कार्बन श्रृंखला आपने सेलेक्ट कर ली तो इसका नाम एक और दो, दो कार्बन की एल्केन है, एल्केन है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड एल्केन है, कार्बन कार्बन, तो ये ब्रोमो एथेन का क्या नाम हो गया? ब्रोमो एथेन, ये ब्रोमो एथेन हो गया। साधारण के नाम में अपन ने दूसरे तरीके से बताया, आईयूपीएसी नाम सभी कंपाउंडों का एक तरीके से लिखा जाता है, ये ब्रोमो एथेन हो गया। अब देखो ये आपके सामने, तो ये कार्बन श्रृंखला तीन कार्बन की और क्या है बेटा? एल्केन ही है, तीन कार्बन की है और एल्केन ही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्लोरो प्रोपेन। अब आप कोई कहेगा कि सर ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, बेटा जब भी 1 होता है तो लिखते नहीं है। अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं, प्रतिस्थापी का कोई पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, इट मींस वो पहले से ज्ञात है कि वो एक नंबर पर है। अब आगे बढ़े, दूसरा टाइप अपन ने इसमें ढूंढा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये इसका अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है, CH3 CH CH CH2 Cl।
अब देखिए बेटा, यहां ये कार्बन श्रृंखला आपने सिलेक्ट कर ली। अब इस कार्बन श्रृंखला में देखो दो चीजें आ गई आपके पास, एक तो प्रतिस्थापी समूह है ही, साथ में बहुबंध आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, साथ में आपके पास क्या आ गया बेटा, बहुबंध आ गया। अब जब भी नंबरिंग करनी होती है तो अपन बहुबंध को मिनिमम नंबर देते हैं प्रतिस्थापी के कंपैरिजन, लेकिन यहां देखने पर मिल रहा है कि अगर मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, इधर से मैंने नंबरिंग की, इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। तो यहां से प्रतिस्थापी को 1 मिला और बहुबंध को 2 नंबर मिला, और मैं ऊपर से कर रहा हूं 1 2 3 4, और अपना रहता है कि मिनिमम मिले। मतलब अपन ने इससे इससे दोनों पैटर्न से जब अपन ने किया तो अपने पास बहुबंध को तो 2 नंबर ही मिला, 2 नंबर पे ही बहुबंध आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में प्रतिस्थापी का 4 नंबर हो गया, नीचे वाले में 1 नंबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो नंबरिंग मैंने की है वो सही नहीं है। मिनिमम अंक देने का या मिनिमम क्रमांकन करने का ही रूल है कि कम से कम उनको न्यूनतम अंक मिले। तो ऊपर का जो तरीका है वो क्या है, ऊपर वाला तरीका इसका रोंग है। ये ऊपर वाला तरीका इसका क्या है बेटा, रोंग है। नीचे से अपन इसको करेंगे। अब इसको अपने को, मैंने कार्बन श्रृंखला आपके सामने सिलेक्ट कर ली, अब मेरे को इसका नाम लिखना है कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो जब भी मैंने बताया कि प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखते हैं, फिर बहुबंध ऐसे आगे जो क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न के साथ। तो यहां आपके पास प्रतिस्थापी है क्लोरो, क्लोरो, मुख्य कार्बन श्रृंखला है 4 कार्बन की, और 4 कार्बन की एल्केन नहीं है, नहीं तो मैं ये लिख देता कि क्लोरोब्यूटेन। एल्केन नहीं है, ध्यान रखना बेटा, यही तो बात है इसमें काम की। यहां 2 नंबर पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो क्लोरो ब्यूट। अब जब ऐसा हो तो आप ऐसे लिखें हमेशा, ब्यूट, क्लोरो ब्यूट। और कितने नंबर पर है दो डबल बॉन्ड, ये आपके पास 2 नंबर पे है। ब्यूट टू इन, क्लोरो ब्यूट टू इन, या फिर आप कह सकते हो कि क्लोरो 2 ब्यूटीन। अब इसमें आप एक ऐसे कहोगे कि सर 1 क्लोरो, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी इट मींस वो माना जाएगा कहां पर है बेटा, वो 1 नंबर पर ही है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि 1 क्लोरो ब्यूट टू इन। आगे बढ़े अपन। अब देखो और नामकरण आपको मैं बताता हूं बेटा। जब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार ये आ भी चुका है आपके, ये देखिए बेटा, ये आपके पास एक कंपाउंड मैंने लिखा जिसका अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे बेटा, ये आपके पास इसकी स्ट्रेट चेन आ गई। सबसे पहला काम तो ये चेन वाला ही होता है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसको सिलेक्ट करना रहता है, फिर उसके बाद में नंबरिंग। अब आपके पास आप कहेंगे कि सर ये प्रतिस्थापी है और ये द्विबंध है, बहुबंध है, डबल बॉन्ड है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं बेटा, जब प्रतिस्थापी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, मैं आपको यहां लिख देता हूं, आरबीएससी जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब प्रतिस्थापी और बहुबंध दोनों साथ आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले नंबरिंग जो करनी होती है वो बहुबंध से करते हैं, न कि प्रतिस्थापी की ओर से। तो यहां से इसको नंबरिंग अपन ने नंबर दिया 1 2 3 और 4, 3 और 4, क्योंकि अपन इधर से करते तो इसको 3 नंबर मिलता और यहां से 1 मिल रहा है, तो अपन इधर से ही करेंगे। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे बेटा, इसको 1 ब्रोमो लिखो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत है, 1 ब्रोमो ब्यूट, या अब 1 नंबर पे ही है तो ब्यूटीन, 1 ब्रोमो ब्यूटीन, ब्यूट प्लस इन, इसको आपने लिख दिया ब्यूटीन।
अब और एग्जाम्पल आपके पास देखिए बेटा, और एग्जाम्पल। क्या हो गया ना, ये टक टक करने लग गई। क्या बोल रहे थे आप? पर ड्रॉ कर दूंगी। देखिए बेटा, ये यहां अपन ने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, तो ये यहां गलती से लिखा आ गया आपके सामने, तो अपन लिखेंगे फोर प्रोमो। तो अगर अपन बात करते हैं तो फोर ब्रोमो ब्यूटीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अपन जो प्रतिस्थापी होता है और बहुबंध जब होता है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड या जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको अपन पहले वरीयता देते हैं कंपेरिजन टू आपका जो सब्स्टिट्यूट होता है, प्रतिस्थापी समूह होता है। अब आगे देखिए बेटा, CH3 CH3 CH2 PR, ये आपके पास एक कंपाउंड मैंने बनाया। अब इसको अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है इसका। तो आईयूपीएसी नाम में वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले कार्बन श्रृंखला। अब आप कार्बन श्रृंखला की चयन, आप ये कार्बन श्रृंखला भी चयन कर सकते हैं, आप ये स्ट्रेट वाली भी ले सकते थे, आप ये स्ट्रेट वाली भी ले सकते थे, आप ये भी ले सकते थे। अब जो नंबरिंग होगी उस नंबरिंग में 1 2 3, ये यहां से दिया 1 2 3, या फिर 1 2 3, ये दो नंबरिंग दी मैंने 1 2 3। अब इसमें जो सबसे बेस्ट रहेगी उसमें क्या है, दो प्रतिस्थापी समूह आ गया आपके पास, एक तो मेथिल आ गया और एक आ गया आपका ब्रोमो आ गया। इसमें मेथिल जो है दोनों जो अपन ने चेन की नंबरिंग की है उसमें सेकंड पे ही आ रहा है मेथिल, लेकिन इसमें एक में फर्स्ट में 1 पे आ रहा है ब्रोमो और एक में 3 पे ब्रोमो आ रहा है। तो अपन 3 वाली नहीं करके अपन फर्स्ट वाली लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो होगा, अब ब्रोमो और मेथिल जो प्रतिस्थापी आ गए। अब जब प्रतिस्थापी में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है कि एबीसीडी में कौन पहले आता है, तो ब्रोमो में बी, और अगर अपन बात करते हैं मेथिल में एम आता है, तो 1 ब्रोमो, ये 2 पे आपके मेथिल है, 2 मेथिल, टू मेथिल, और कितने हैं, 3 कार्बन की है, और 3 कार्बन की क्या है बेटा, एल्केन है। 3 कार्बन की क्या है, एल्केन, तो इसे आप क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये आपके पास हो गया इसका नाम 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन या ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। आगे बढ़े अपन और बताएं आपको, जैसे ये क्वेश्चन भी आपके आया
मैंने बताया था आपको कि उसने आपको कहा था कि नियोपेंटिल ब्रोमाइड, साधारण नाम है इसका, नियोपेंटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम आप लिखिए। नियोपेंटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो अब आप इसमें कार्बन श्रृंखला का जो चयन करेंगे बेटा, इसमें आपने ये कार्बन श्रृंखला चयन कर ली तो प्रतिस्थापी इधर रह जाएगा। तो इसमें आप ये कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें आपके पास सारे प्रतिस्थापी भी इसके आ जाएं, सारे प्रतिस्थापी आ जाएं। तो नंबरिंग आप यहां से करेंगे, न कि यहां से। वही बात है 1 2 और 3। अब आपके पास 1 पे ब्रोमो है, 2 पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप 1 ब्रोमो। अब 2 पे 2 मेथिल है तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। कितना कार्बन हो गया 3, तो ये क्या हो गया बेटा प्रोपेन। तो ये जो एल्किल हैलाइड हैं आपके, उनका मैंने आपको आज बचा हुआ क्लासिफिकेशन बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे इनका साधारण कॉमन जो साधारण नाम है वो लिखा जाता है और कैसे इनके आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। और साथ में अपन अब चैप्टर में आगे आगे बढ़ेंगे तो बीच में भी जो कंपाउंड आएंगे उनके भी अपन नाम लिखते जाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अपने पास एल्किल हैलाइड आ गया, उसका जनरल इंट्रोडक्शन आ गया अपने पास, फिर उसका क्लासिफिकेशन आ गया और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं ये भी अपने पास आ गया। अब अपन पढ़ेंगे बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि इसके जो जीएमपी ऑफ एल्किल हैलाइड, जीएमपी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो जीएमपी मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की सामान्य विधियां, निर्माण की सामान्य विधियां। किसके निर्माण की एल्किल हैलाइड के निर्माण की, एल्किल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधियों की अपन क्या करेंगे बेटा चर्चा करेंगे कि किस किस से कौन सी रिएक्शनों से आप एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा एल्किल हैलाइडों का जो निर्माण है उसमें फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम एल्केन, एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड के निर्माण की अपन रिएक्शन पढ़ेंगे। और एल्केन के द्वारा किस कैसे, एल्केन के द्वारा अपन पढ़ सकते हैं मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। देखो बेटा एल्केन से अपने को एल्किल हैलाइड बनाना है और वो कैसे बनेगा मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। कैसे, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एल्केनों की जो अभिक्रिया है वो क्लोरीन और ब्रोमीन जो आपके हैलाइड है उनके साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है। और जब भी सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, तो समान बंध विखंडन होता है और समान बंध विखंडन के फलस्वरूप इसमें आपके पास एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है जिसमें एक हेलोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है और एल्किल हैलाइडों का क्या करता है बेटा निर्माण करता है। समझिए इस चीज को आप। CH4 है, CH4 है, मेथेन है। जब आप मेथेन की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 क्लोरीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश H न्यू, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है देखो बेटा, इसमें आपके पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और HCl बाहर
निकल जाता है। एल्किल क्लोराइड जिसमें आपके पास मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। कैसे हुआ देखो, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं कि ये CH3 और H है, CH3 और H है प्लस Cl2 है, ये Cl2 मैंने लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब समान बंध विखंडन होता है तो इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान देना बेटा, इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये बंध टूटा, मुक्त मूलक बना, हेलोजन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, और यहां भी ये बंध टूटा तो आपके पास मेथिल और हाइड्रोजन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। तो एक हेलोजन जो मुक्त मूलक होता है वो एल्केन से किसको उठाएगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक को उठाएगा, और जैसे ही ये इसको उठाएगा तो दूसरा मुक्त मूलक इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास CH3Cl और HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये आसान तरीका है इसमें, जिसमें क्या होता है, हेलोजन, मैं अगर लिखूं आपको, हेलोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है, इसका प्रतिस्थापन कर देता है। हेलोजन परमाणु क्या करता है, जो एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है। आगे बढ़े अपन इसमें, तो देखिए बेटा, जैसे मैंने यहां CH2 CH3 प्लस Cl2 और H न्यू सूर्य का प्रकाश ले लिया मैंने। अब इस केस में आपके पास जो उत्पाद हैं वो एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। बताओ कैसे, तो भी बताएंगे आपको कि कैसे एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन एक जो उत्पाद होता है वो कम मात्रा में मिलता है और दूसरा उत्पाद क्या होता है, अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होता है। वो कैसे देखिए, इसमें आपने अभी देख लिया कि हेलोजन तो ऐसे टूटता है, ये टूटा, ये मुक्त मूलक बन गया, हेलोजन मुक्त मूलक बन गया। लेकिन इस केस में अगर अपन बात करें बेटा, मैंने CH2 और H लिख दिया, और यहां भी क्या लिख दिया मैंने, CH और H लिख दिया, ये लो। तो अब अगर अपन देखेंगे तो इस केस में आपके पास ये अगर यहां से टूटे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो जब ये टूटेगा तो देखो बेटा, CH3 CH और CH3, ये आपके पास एक फ्री रेडिकल बना, एक मुक्त मूलक बना, जो 2 डिग्री का मुक्त मूलक कह सकते हैं आप। कितने डिग्री का मुक्त मूलक कह सकते हैं बेटा, ये 2 डिग्री का मुक्त मूलक है, क्योंकि मुक्त मूलक 2 डिग्री कार्बन के साथ है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि ये यहां है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, बस। तो देखिए बेटा, यहां ये टूटा तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए दूसरा इसका मुक्त मूलक CH3 CH2 और CH2, तो ये मुक्त मूलक आपके पास बना। तो अब क्या, अब ये तो हो गया 2 डिग्री मुक्त मूलक, समझिए आप, ये तो 2 डिग्री मुक्त मूलक हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास 1 डिग्री मुक्त मूलक, ये आपके पास 1 डिग्री मुक्त मूलक हो गया। अब जब उत्पाद जो बनेंगे तो उत्पाद आपके पास क्या होंगे, उत्पाद आपके पास 2 बनेंगे, क्योंकि ये हेलोजन, एक हेलोजन तो इसके साथ अटैच होगा, और एक हेलोजन अगर अपन बात करेंगे ये इसके साथ, दूसरा हेलोजन भी यहां में अगर एक बार ये इससे अटैच हो गया एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है। 2 स्टेप्स में अगर बात करें, मतलब एक ही स्टेप में 2 उत्पाद बनेंगे, तो एक हेलोजन इससे और बाकी ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो इसमें आपके पास जो उत्पाद बनेंगे वो क्या बनेंगे, उत्पाद आपके पास 2 बनेंगे। इसमें एक तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो उत्पाद ये बन गया कि क्लोरीन
1 डिग्री मुक्त मूलक के साथ अटैच हो गया। दूसरा जो उत्पाद है आपके पास वो ये बनेगा कि CH3CL और CH3। ये 2 डिग्री मुक्त मूलक के साथ हेलोजन परमाणु जब अटैच हो जाता है, और बाकी HCl आपका क्या हो जाएगा, इस एक परमाणु के साथ जो HCl है वो बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास एक तो बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन और एक बन गया बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब आप कहोगे कि सर ये 2 उत्पाद, हाँ बिल्कुल इसमें 2 उत्पाद बनते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया और एक 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें से मुख्य उत्पाद का मतलब रसायन विज्ञान में होता है जो उत्पाद जिसकी ईल्ड, जिसकी लब्धि ज्यादा मात्रा में होती है, जो ज्यादा मात्रा में अपने को प्राप्त होता है, उसे मुख्य उत्पाद कहते हैं। और यहां 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन की तुलना में ज्यादा मिलता है। वो क्यों मिलता है मैं आपको ये बताता हूं बेटा। मुक्त मूलक का जो स्थायित्व होता है, क्योंकि जिस अभिक्रिया का मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा वो उतना ही ज्यादा उत्पाद का क्या करता है बेटा, निर्माण। तो मुक्त मूलक का जो स्थायित्व का क्रम होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो मुख्य उत्पाद क्या होगा, ये मुख्य उत्पाद रहेगा आपके पास, ये आपके पास मुख्य उत्पाद, ये आपके पास मुख्य उत्पाद रहेगा जो आपको 2 डिग्री मुक्त मूलक से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जब साधारण हो तो ऐसे, और जब किसी एल्केन में 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री भी हो 2 डिग्री भी हो और किसी में 3 डिग्री भी हो सकता है, तो 3 डिग्री भी आए तो फिर उत्पाद जो होगा 3 डिग्री के हाइड्रोजन को हटाकर जो मुक्त मूलक बनता है उससे जब हेलोजन अटैच होगा तो वो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो मुख्य उत्पाद है वो आपके पास ये आ गया। अब अगर आगे बढ़े इसी में अगर अपन आगे बढ़े तो देखिए बेटा, जब CH4 आपको दिया हुआ है प्लस Cl2, CH4 जब दिया हुआ है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। यहां मैंने कह दिया कि क्लोरीन एक्सिस में है, ये एक्सिस में है। क्लोरीन आपके पास क्या है बेटा, आधिक्य मात्रा में ले रखा है, ज्यादा मात्रा में ले रखा है। तो अपने को पता है कि CH3 और H, यहां से इसका Cl2 वाला Cl और Cl, और ये एक्सिस में है। तो यहां से आपको पता है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन का हेलोजन जो परमाणु होता है उससे होता है। तो आपके पास निर्माण होता है CH3Cl प्लस क्या हो गया आपके पास HCl, क्या हो गया बेटा HCl। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, देखो बेटा किसी अभिक्रिया में ऐसे कह देते हैं कोई भी जो रिएजेंट होता है उसका आधिक्य दिया जाता है तो वो अपने पास अधिक मात्रा में, मतलब वो बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ क्लोरीन इसके साथ फिर से रिएक्ट हो जाएगा। और क्लोरीन इन रिएक्शनों में क्या करता है, इसके हाइड्रोजनों को उठाता है। तो यहां से फिर से अगर मैं बात करूंगा तो ये एक जो क्लोरीन है वो इसके एक हाइड्रोजन को ले जाएगी, तो CH2 और क्या बन जाएगा, इसमें एक क्लोरीन पहले लगा है CH2 Cl2 बन जाएगा। फिर अगर और बचाओ, क्योंकि हेलोजन तो और है ना आपके पास, एक्सिस में ले रखा है, तो फिर ये इससे रिएक्ट होगा तो फिर एक और ले जाएगा ये, और माइनस HCl एक इसके साथ जुड़ गया। तो मोस्ट फेमस आपके पास फॉर्मेशन हो गया CHCl3, जिसे आप फेमस नाम देते हैं क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या नाम देते हैं इसको, जो बेहोशी के रूप में काम में आता है क्लोरोफॉर्म। और अगर और हेलोजन है आपके पास, बिल्कुल दी हुई है आपके पास हेलोजन है, तो एक और अटैच कर देंगे और एक हेलोजन और इसका निकाल लेगा, तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन परमाणु है हेलोजन के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, इसके प्रतिस्थापन कर दिए जाएंगे। आपके पास क्या मिलेगा आपको CCl4, और इस CCl4 का फेमस नाम है पायरीन। क्या नाम है बेटा इसका, पायरीन। और पायरीन क्या काम करता है, पायरीन आग बुझाने के काम में आता है, आग बुझाने के काम आता है, आग बुझाने में काम आता है कौन, पायरीन, CCl4। तो मैं इस रिएक्शन के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब आपको ये ज्यादा दिया हुआ हो तो ये सारे का मतलब हेलोजन परमाणु आपके पास ज्यादा दिया हुआ हो तो वो क्या करेगा, वो
सारे के सारे जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एल्केन के, उनका क्या कर देता है बेटा, प्रतिस्थापन। तो इस केस में आपके पास मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, मेजर। अब दूसरा मैं बताऊं इसी में, देखो बेटा, यहां अगर अपन बात करेंगे कि CH4 है प्लस आपको दिया हुआ है हेलोजन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, और अब की बार मैंने कह दिया कि एल्केन जो मेथेन है वो क्या है, एक्सिस में है, उसको मैंने एक्सिस में ज्यादा मात्रा में ले लिया। तो आपको सबको पता है कि ये यहां से CH3H और Cl, तो ये यहां से CH3Cl का निर्माण हो गया, हर HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब एक्सिस में क्या है आपके पास, एक्सिस में आपके पास एल्केन है। अब एल्केन है तो क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एल्केन का जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो हेलोजन के साथ है, होता है, हेलोजन करता है उसका प्रतिस्थापन और खुद वहां अटैच होता है। लेकिन अब हेलोजन आपके पास है नहीं, तो अब आपके पास मतलब ये है एक्सिस में, तो आप क्या करेंगे, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शनों में कई बार पूछ लेता है कि इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, इसका अंतिम उत्पाद आपको क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइडों के निर्माण को पढ़ते हैं। आगे की क्लास में एल्किनो द्वारा, एल्कोहल द्वारा, हुंस-डीकर रिएक्शन के द्वारा और हेलोजन विनिमय विधियों के द्वारा, एल्कोहल की भी 2-3 विधियां हैं, कैसे आप एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।